गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि दशहरा के शुभ अवसर पर आप लोग काफ़ी आनंदित होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक नियोजन पर, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन पर बात करने वाले हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन से क्या फायदे हैं, सरकार को क्या फायदे हैं, जनता को क्या फायदे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी बातें समझ में आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन कहते किसको है? नियोजन किसको कहते हैं? नियोजन मतलब योजना, नियोजन मतलब योजना। और अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई योजनाएं बना रहे हैं तो उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। नियोजन मतलब योजना बनाना। किसी भी काम को करने के लिए पहले हम लोग योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि फला काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, क्यों करना है। और उसी योजना को जब आर्थिक रूप में देते हैं या फिर आर्थिक योजनाएं बनाते हैं तो उसे हम, या फिर अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाते हैं तो उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। यानी कि प्राथमिकताओं के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधनों के विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे देश में किस काम की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, कृषि क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, या फिर सैन्य क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, यातायात के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, विदेश नीति के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। यानी कि जिस भी क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, फिर पानी के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पहले उन क्षेत्रों में काम होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में काम की सख्त आवश्यकता है पहले उन क्षेत्रों में काम हो, तो उसके बाद फिर दूसरे उससे कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र में काम हो, फिर उससे कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र में काम हो। यानी इस तरह से प्राथमिकताओं के अनुसार देश में विकासात्मक काम करने वाले, यानी देश में विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों को लगाना कि पहले किस में लगाएं, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा काम करें। एक ही साथ सारा काम नहीं हो सकता है, संतुलित विकास थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एक एक करके सभी क्षेत्रों का विकास किया जाता है कि इस वर्ष, इस वार्षिक योजना में या फिर इस पंचवर्षीय योजना में कि कृषि क्षेत्रों पर विकास करना है, कृषि क्षेत्रों पर फोकस करना है, दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्रों पर फोकस करना है। इस तरह से हम प्राथमिकता के आधार पर जब विकासात्मक कार्य करते हैं, देश में उपलब्ध संसाधनों को लगाते हैं, इसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का गठन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है। योजना आयोग का गठन योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 1950 में हुआ है। 15 मार्च 1950 में हुआ योजना आयोग का गठन। कब हुआ है? 15 मार्च 1950 को हुआ है। और उसके एक अध्यक्ष होते हैं और वो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं, और एक उपाध्यक्ष हुआ करते हैं। और उपाध्यक्ष के कामकाज की देख रेख के लिए 8 सदस्य होते हैं। कौन, कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के प्रधानमंत्री। और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष की कामकाज की देख रेख के लिए, सहयोग करने के लिए
उसके साथ 8 सदस्य होते हैं। किसके साथ? उपाध्यक्ष के साथ। उपाध्यक्ष के साथ 8 सदस्य होते हैं। और फिर ये 15 मार्च 1950 से तो योजना आयोग चल ही रहा था। और फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सरकार, भारत की सरकार के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग अब वहां से खत्म, नीति आयोग शुरू। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस तरह से योजना आयोग का नाम बदल दिया, यानी कि योजना आयोग को वहां पे डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया गया और एक नए आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग भारत में लागू है। क्या लागू है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लागू है। अब तक यही नीति आयोग ही काम कर रहा है, योजना आयोग खत्म कर दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य, ये आर्थिक नियोजन क्यों चाहिए? भारत में आर्थिक नियोजन क्यों चाहिए? तो आर्थिक नियोजन के लिए ये उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। क्या करना? आर्थिक विकास के दर को बढ़ाना, ये आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, योजना आयोग का उद्देश्य है। नियोजन हम क्यों कर रहे हैं? योजना हम क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि हमें आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना है, आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। वो गति तेज कैसे होगी? जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि नहीं होगी, जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी, तो फिर हम ये आर्थिक विकास की दर को बढ़ा नहीं सकते हैं। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है मुद्रा। और मुद्रा मतलब उद्योगों का विकास, कृषि क्षेत्रों का विकास। तब जाके हम कहेंगे हमारा आर्थिक विकास की दर तेज हो रही है, बढ़ रही है। कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण, इस योजना आयोग का, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है कृषि और उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, यानी कृषि जो पुराने तकनीक से चल रहा है उस तकनीक को बदलना और नए तकनीक को अपनाना। कृषि को आधुनिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना है और औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनीकरण करना है। क्या करना है? औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनीकरण करना है, कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण करना है, यानी कि आधुनिक सुख सुविधाएं जो है कृषि क्षेत्रों में उसको शामिल करना है, औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल करना है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्रों में भी उत्पादन में वृद्धि होगी और औद्योगिक क्षेत्रों में भी उत्पादन में वृद्धि होगी। कैसे? आधुनिकीकरण का मतलब है, आज जैसे हम लोग देखते हैं पहले हल बैल से खेती किया जाता था, लेकिन आज ट्रैक्टर से खेती किया जाता है। पहले 2 महीने तक खेती का काम चलता था, जुलाई से शुरू होता था और अगस्त पूरा चलता था, लेकिन आज ट्रैक्टर आ गया है, रोपाई की मशीनें आ गई है, पंपिंग सेट आ गया है जिससे पानी हम खेतों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से 10 दिन से 15 दिन में रोपा खत्म हो जाता है, रोपाई का काम खत्म हो जाता है और फिर उसके केलौनी वगैरह के लिए, उसकी कटाई के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। तो कटाई भी जो तुरंत हो जाता है, गहाई भी मशीनों के माध्यम से करते हैं, थ्रेशर के माध्यम से करते हैं, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाता है। तो इस तरह से आधुनिकीकरण की गति तेज हो चुकी है कृषि क्षेत्रों में और वही काम औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू हुआ है।
औद्योगिक क्षेत्रों में पहले लोग हाथों से सारा काम करते थे, लेकिन अब वही काम मशीनों के माध्यम से होने लगा है, जिससे काम तेजी से हो जाता है और उत्पादन लागत भी कम आता है। और मशीनों से जब वस्तुओं का निर्माण होता है तो फिर ज्यादा सुंदर, आकर्षक होता है और उत्पादन तेज होता है, जिससे उत्पादन लागत कम आती है। उसके बाद है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, यानी कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है, सैन्य शक्ति के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है, चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। यानी कि सभी क्षेत्रों में कुल मिला के ये भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है कि हम खाद्यान्न के मामले में हम विदेशों पर निर्भर न रहें। इतना हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन हो जाए कि हमें विदेशों से खरीदने की आवश्यकता नहीं हो, या अन्य वस्तुएं जो हम विदेशों से खरीदते हैं वो हमारे देश में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जिससे कि हमें विदेशों से नहीं खरीदना पड़े और हमारा भारत का राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों को ना चला जाए। इसीलिए कहते हैं आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ये आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। हम अपने आप में स्वावलंबी हो जाएं, किसी पर डिपेंड ना हो। ठीक है, इसी को कहते हैं आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? समाज में जो ऊंच नीच की भावना है, जातिवाद की भावना है, आर्थिक ऊंच नीच की जो स्थिति है, इस स्थिति को दूर करना है। जातिवाद को दूर करना है, अमीरी गरीबी की खाई को दूर करना है। ये नियोजन का उद्देश्य है कि समाज में न्याय को बढ़ावा देना है, कि यहाँ पे जातिवाद को मिटा देना है, गरीबी मिटा देना है और गरीबी मिटाकर अमीरी और गरीबी की खाई को दूर कर देना है। लोगों को रोजगार प्राप्त हो और पर्याप्त मात्रा में उसकी आमदनी हो, जिससे उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो फिर आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या होता है कि आर्थिक अस्थिरता का मतलब पहले समझ लेते हैं, तब आर्थिक स्थिरता का मतलब समझेंगे। आर्थिक अस्थिरता का मतलब होता है कि वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव होते रहता हो। कभी 20 रुपए किलो आलू तो कभी 80 रुपए किलो आलू, कभी 20 रुपए किलो प्याज, कभी 120 रुपए किलो प्याज। ये स्थिरता उपभोक्ता को परेशान करती है। उपभोक्ता के जेब पर, खर्च के बजट पर काफी यानी कि दिक्कतें आती है। और ये आर्थिक स्थिरता, आर्थिक नियोजन का ये कहना है कि आर्थिक स्थिरता बनी रहे, यानी कि वस्तुओं की कीमत में एकाएक ज्यादा वृद्धि ना हो, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कत होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी। यानी यही है आर्थिक स्थिरता। हमारा अगर जीडीपी का विकास दर मान लेते हैं, विकास दर 7% है, 7.1 है, तो ये विकास दर नीचे नहीं आए बल्कि प्रतिदिन ऊपर आ जाए, फिर 7.2, 7.3, इस तरह से विकास दर बढ़ते रहे, घटे नहीं। 2 डिजिट में चला जाए, अभी तो ये 1 डिजिट में मैंने दिखाया, वो आगे बढ़ के 2 डिजिट में चला जाए, जिससे विकास की गति तेज हो माना जाएगा और वहां पे लोगों में सुविधाओं में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, फिर सरकार की आमदनी में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो आर्थिक स्थिरता किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिरता आने से विकास की गति तेज होती है। विकास की गति धीमी नहीं होती है बल्कि लगातार ये बढ़ते रहती है। इसी को बोलते हैं आर्थिक स्थिरता। ठीक है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, ये कहा जाता है ना कि किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अमीरी है, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर है, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा उद्योग है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये असमानता नहीं होनी चाहिए कि भाई खाली उधर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में ही उद्योगों की स्थापना हो और बिहार में, इधर यूपी में नहीं हो। नहीं, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो और
देश के सभी राज्यों में हो और वहां पे उपलब्ध संसाधनों यानी कि उसे कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर वैसे उद्योगों की स्थापना हर जगह होनी चाहिए, ताकि वहां पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उस राज्य को ज्यादा से ज्यादा आमदनी का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने क्या देखा कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 15 मार्च 1950 को हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और उसके उपाध्यक्ष के कामकाज के सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।